हेलो दोस्तों, आज से हम प्रारंभ करते हैं क्लास 12 की लेखा शास्त्र की एमसीक्यू सीरीज़, जिसमें हम क्लास 12 के सभी चैप्टरों के एमसीक्यू को करेंगे। ठीक है, तो पहला पार्ट है एमसीक्यू का। पहला पार्ट आपका साझेदारी। ठीक है, साझेदारी का सामान्य परिचय, जिसका आज एमसीक्यू करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला एमसीक्यू क्या है। साझेदारी अधिनियम लागू हुआ। तो साझेदारी अधिनियम कब लागू हुआ था? 1932 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। साझेदारी फर्म का कौन सा आवश्यक तत्व नहीं है? तो देखिए, न्यूनतम 2 साझेदार। गलत। देखो, ये तो सबसे महत्वपूर्ण तत्व है कि कम से कम 2 लोगों का होना अनिवार्य है। सभी साझेदारों के मध्य एक समझौता होना बिल्कुल अवश्य। लाभ एवं हानि में समान हिस्सा। गलत। देखिए, शब्द क्या है? समान हिस्सा। ये सबसे पहले गलत हो गया। तो समान से मतलब नहीं होता, जो उनका समझौता होगा उसके अनुसार होगा। और नंबर 2, साझेदारी लाभ एवं हानि। तो देखो, हानि भी मेरे हिसाब से गलत है, क्योंकि साझेदारी की परिभाषा क्या कहती है 1932 धारा 4 के अनुसार कि हम लाभ का बंटवारा करेंगे। हमारा उद्देश्य कभी हानि का नहीं होना चाहिए। पहली बात क्या, जब हम किसी फर्म को बनाते हैं तो हमारा उद्देश्य सिर्फ लाभ का होता है, हानि का नहीं होता। तो मेरे हिसाब से इसका ऑप्शन कौन सा सही है? सी, मतलब आवश्यक तत्व नहीं है। तो तत्व नहीं है, लाभ एवं हानि में समान हिस्सा। ठीक है, साझेदारी फर्म में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी है? 2, लेकिन अधिकतम कितनी है? 50। ठीक है, देखिए इसके अनुसार कौन सा सही ऑप्शन है? ए। एक सामान्य साझेदारी में साझेदारों की अधिकतम संख्या है 50। साझेदारों में लाभ हानि का बंटवारा किया जाना चाहिए। देखो, साझेदारों में जो लाभ हानि का बंटवारा होता नहीं होता है, वो होता है साझेदारी संलेख के अनुसार। किसके अनुसार होता है? साझेदारी संलेख के अनुसार। पूंजी के अनुपात में ना, बराबर भी नहीं। तो इसका आंसर क्या है? सही, साझेदारी संलेख के अनुसार में। अब साझेदारी संलेख का अभाव हो, यदि साझेदारी संलेख में ना लिखा गया हो तो तब बटेगा बराबर। यदि सवाल होता साझेदारी में लाभ हानि का बंटवारा किया जाता है साझेदारी संलेख के अभाव में, तो इसका ऑप्शन होता बी। लेकिन अभी इसके बारे में कुछ स्पष्ट नहीं है, तो हम साझेदारी संलेख के अनुसार इसका सही ऑप्शन लगाएंगे। ठीक है, साझेदारों में सदस्यों का दायित्व होता है। साझेदारी में सदस्यों का दायित्व होता है, देखो असीमित होता है। क्या होता है? असीमित होता है। एक साझेदार का फर्म के साथ संबंध क्या होता है? याद रखो, एक जो साझेदार होता है ना, वो फर्म का स्वामी भी होता है, उसका कर्मचारी भी होता है, उसका एजेंट भी होता है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा? स्वामी एवं एजेंट दोनों। साझेदारी का पंजीकरण कराना क्या है? साझेदारी का पंजीकरण कराना देखो एक ऐच्छिक है, मन है तो करा लो, अन्यथा आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि आप इसको कराओगे तो उसको आपको फायदे भी मिलेंगे। तो ये ऐच्छिक है। क्या है? ऐच्छिक। अगला एमसीक्यू है, किसी समझौते की अनुपस्थिति। क्या कहता है? समझौते की अनुपस्थिति में साझेदारों के मध्य लाभों का बंटवारा क्या होगा? मैंने अभी बताया था, साझेदारी संलेख के अभाव। संलेख एक समझौता ही है साझेदारों के मध्य में। तो देखो, अनुपस्थिति है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? समान अनुपात में। ठीक है, अगला ऑप्शन पढ़ते हैं। साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदारी संलेख के अभाव मतलब साझेदारी संलेख नहीं है, मतलब साझेदारों के बीच में समझौता नहीं है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? पूंजी पर ब्याज पाने के अधिकारी होंगे ना, पूंजी पर ब्याज का अधिकारी नहीं होते, याद रखने की है। पूंजी पर ब्याज पाने का अधिकारी नहीं होंगे, बिल्कुल सही, पूंजी पर ब्याज पाने का अधिकारी नहीं होंगे। अभाव में कुछ 6-7 पॉइंट है, याद कर लो, पेपर में एक लॉन्ग क्वेश्चन भी बनता है। पूंजी पर 6% ब्याज, गलत। पूंजी के अतिरिक्त किसी साझेदार ने यदि कुछ पैसा दिया है फर्म को या ऋण के रूप में, उस पर 6% की ब्याज मिलती है, पूंजी पर कभी भी नहीं मिलती। उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसका ऑप्शन सही कौन सा है? बी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जब साझेदारों को पूंजी पर ब्याज दिया जाता है तो उसकी गणना सामान्यतः की जाती है। याद रखो, पूंजी की गणना हमेशा प्रारंभिक पूंजी से की जाएगी। किससे की जाएगी? प्रारंभिक, मतलब आपकी शुरुआत में कितनी पूंजी थी। तो इसका ऑप्शन सही कौन सा है? बी। साझेदारी फर्म में आहरण पर ब्याज। शब्द क्या है? आहरण पर ब्याज। अब कभी हमें दिक्कत लगता है कि आहरण पर ब्याज हमारा आय है, व्यय है। याद रखो, एक व्यक्ति के लिए आहरण पर ब्याज खर्चा है, लेकिन जिसको हम दे रहे हैं उसके लिए आय। तो हमने फर्म को जब ब्याज दिया तो फर्म के लिए क्या बन जाएगी? ये आय। तो इसका ऑप्शन सही कौन सा है? ए। साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदारों द्वारा फर्म को दिए गए ऋण पर ब्याज 6%। मैंने अभी आपको बताया था, एक एमसीक्यू, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है ये। ठीक है, अगला, साझेदारी के पूंजी खाते का शेष कम हो जाता है। ये वाली बताओ, साझेदार के पूंजी खाते का शेष कम होगा जब उसमें से हम कुछ निकाल लेंगे। क्या? जब हम कुछ उसमें से निकाल लेंगे। निकालने का अर्थ क्या होता है? उसमें से कुछ खर्चा हुए वो घटा देंगे, उनसे कुछ पैसा ले लेंगे, तो वही चीज़ है। तो पूंजी पर ब्याज, देखो पूंजी पर ब्याज देंगे तो पूंजी बढ़ जाएगी। आहरण पर ब्याज, गलत। आहरण पर ब्याज मतलब पैसा आपका कम हो जाएगा। यहाँ पर यदि खाली आहरण भी होता ना तब भी हम सही कर देते, क्योंकि आहरण और आहरण पर ब्याज दोनों का अर्थ क्या होता है? आपकी पूंजी में कमी होता है। क्या अर्थ होता है? पूंजी में कमी। तो इसका ऑप्शन सही कौन सा लगता है मुझे? बी। लाभ का हिस्सा पे लाभ किसी से पूंजी बढ़ेगी और कमीशन से भी आपकी पूंजी ही बढ़ेगी। आगे बढ़ते हैं। साझेदारों के चालू खाते का शेष सदैव होता है। शब्द क्या है? चालू खाता। याद रखो, जब हम
साझेदारों में पूंजी खाते दो प्रकार से बनते हैं, एक परिवर्तन एक अपवर्तन तरीके से। तो जब परिवर्तन तरीके से बनाते हैं तब एक ही खाता बनता है जिसको पूंजी खाता कहते हैं, लेकिन हम जब बनाते हैं स्थिर तरीके से तब बनते हैं दो प्रकार के खाते, दो खाते बनते हैं तब, एक बनता है पूंजी खाता, एक बनता है चालू खाता। तो उसी तरीके में पूछता है कि साझेदारों के चालू खाते का शेष सदैव होता है। याद रखो, चालू खाते का शेष सदैव डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है, लेकिन यदि ये होता खाली पूंजी खाते का शेष क्या होता है, स्थिर पूंजी विधि में, क्या शब्द कहा, स्थिर पूंजी विधि में पूंजी खाते का शेष क्या होगा, तब हम बोलते हैं क्रेडिट। लेकिन इसमें क्या कहता है, चालू खाते का शेष, भाई डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है। तो इसका ऑप्शन सही कौन सा है, सी। एक साझेदार के चालू खाते का डेबिट शेष दिखाया जाता है, तो डेबिट शेष, यदि क्रेडिट शेष होता तो आपका दिखाया जाता है लायबिलिटीज पक्ष में, लेकिन अभी शब्द क्या है, डेबिट शेष कहाँ दिखाया जाता है, तो चिट्ठी के संपत्ति पक्ष में दिखाया जाएगा। यदि क्रेडिट होता तो कहाँ दिखाया जाता है, लायबिलिटीज में दिखाया जाता। यदि कोई साझेदार प्रत्येक माह की शब्द क्या है, अंतिम तिथि को आहरण करता है, तो कुल आहरण पर कितने माह का ब्याज दिया जाएगा। याद रखो, यदि शब्द आ जाए अंतिम तो फॉर्मूला होता है n-1/2। तो n मतलब जितने माह है -1/2। यदि 12 - 1 6/2, वो 12 - 1 कितना हो गया हमारा 11/2 बराबर 5.5। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा, सही। यदि होता प्रारंभिक तिथि तो हम लिखते n + 1/2, तो मतलब 12 + 1 13/2 6.5। यदि होता बीच की तिथि तो n/2 ही रखते। तो याद रखो, यदि अंतिम तिथि है तो n - 1/2, प्रारंभिक तिथि है मतलब प्रारंभिक डेट है तो n + 1/2 याद रखना, ठीक है। MCQ के लिए आ गया। इसे एक 5 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यदि आहरण की तिथि नहीं दी गई है तो आहरण पर ब्याज लगाया जाएगा, यदि आहरण की तिथि नहीं दी गई है तो 6 माह का ब्याज लगाया जाएगा, याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसको लाभ हानि नियोजन खाते में नहीं लिखते हैं, ये वाली बात होता है। इनमें से कौन सी चीज़ को नहीं लिखते हैं, तो जब हमने सवाल कराएंगे तो हमने देखा होगा पूंजी पर ब्याज लिखते हैं, आहरण पर ब्याज लिखते हैं। क्या किराया कभी देखा होगा तुमने, ना बाबा ना। तो साझेदारों को दिया गया किराया नहीं उसके अंदर लिख दे। अगला क्या है, जब साझेदारों की पूंजी स्थिर है, शब्द क्या है, पूंजी स्थिर है, तो निम्न में से कौन सा खाता खोला जाता है। जब मैंने बताया था, जब हम स्थिर तरीके से बनाते हैं, पूंजी स्थिर होती है तब दो खाते खुलते हैं, एक पूंजी खाता एक पूंजी खाता एक चालू खाता। तो इसका ऑप्शन सही कौन सा है, सी। जब साझेदारों की पूंजी परिवर्तनशील है तो निम्न में से कौन सा खाता खोला जाता है। मैंने बताया था, यदि स्थिर है तो दो खाते खोले जाते हैं, पूंजी खाता चालू खाता। और जब परिवर्तन है, परिवर्तनशील इस तरीके से बनाते हैं तो सिर्फ एक बनता है जिसका नाम है केवल है पूंजी खाता। तो इसका ऑप्शन सही कौन सा है, ए। यदि यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि किसी MCQ में आपको कोई प्रॉब्लम लगी हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं। Audio Jungle.